94.3 माय एफएम जियो दिल से लेके आ रहे हैं एक बार फिर से कहानी जज्बे की सीजन 2 मेरे साथ यानी कि शैलेश लोढ़ा के साथ। पहले सीजन में हम ऐसे लोगों से मिले जिनकी कहानियां कमाल की थी और दूसरे सीजन में हम और कमाल के लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनकी कहानियां इतनी कमाल की है कि आप उनसे प्रभावित होंगे, आप उनसे प्रेरित होंगे और कहेंगे ये कहानियां सुन के हमने भी जज्बा जाग गया है। तो देखिए कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com, fastemi.com। कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com एंड fastemi.com 94.3 माय एफएम जियो दिल से पे मैं हूं शैलेश लोढ़ा और सीजन 1 की तरह मैं लेके आया हूं सीजन 2 जिसमें हम तमाम उन लोगों से बात करेंगे जिनकी कहानियां बड़ी कमाल की हैं, जिनकी कहानियां दिलचस्प है, जिनकी कहानियां सुनने में और मुझे आपको सुनाने में बड़ा मजा आता है। सीजन 1 में हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले और सीजन 2 में भी हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा काम कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ आज होते हैं जिनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में बैर तहसील में बझेरा नाम के छोटे से गांव में हुआ और वहां से वो निकले और छोटे से गांव में उन्हें शिक्षा के प्रति जो है उनका अनुराग रहा, तो उन्हें समझ में आया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। और उन्होंने आज राजस्थान में गंगापुर सिटी में एक इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की जिसका नाम है कुहू इंटरनेशनल स्कूल और वो स्कूल बड़ा कमाल कर रही है, उसके स्टूडेंट्स बड़ा कमाल कर रहे हैं और हेमंत कुमार शर्मा जी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। मिलते हैं हेमंत जी से। कैसे हैं हेमंत जी आप? अच्छे हैं सर, बढ़िया। छोटे से गांव में पैदा हुए और इंटरनेशनल स्कूल तक की ये दौड़ कैसे? दरअसल मेरे पिता का ये सपना था जी। और जब मैं छोटा था तो पिता के ट्रांसफ़र के साथ हम गंगापुर सिटी आ गए जब मैं 5 वर्ष का था जी। और वहाँ हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो वहाँ पहली क्लास से ही मुझे कुछ ऐसा अवसर मिला कि हमारे गुरुजी कभी छुट्टी पे हुआ करते थे या कभी उन्हें कोई काम होता था तो आपको कहते थे पढ़ा लो? तो मुझे कहते थे कि मुझे मॉनिटर के रूप में कहते थे कि आप इन बच्चों का ध्यान रखो। पहले स्कूलों में अक्सर होता था। हाँ, आप भी जी। मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, विशुद्ध सरकारी स्कूलों में। तो वही हमारी रहा, हमारे साथ भी रहा। तो उस समय छड़ी और हुआ करती थी हाथ में, एक टहनी होती थी। तो गुरुजी वो दे देते थे। और चूंकि मेरा इंटरेस्ट कुछ मैथमेटिक्स में ज़्यादा था तो मैं बच्चों को पहाड़े सिखाना, गिनती सिखाना और कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग इस तरह की जो पहली क्लास में 2 एकम 2 2 2 4 उस तरह से करता था। तो मेरे अंदर एक बाल शिक्षक के रूप में एक जन्म हुआ। मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर 8वीं क्लास तक इसी तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद सरकारी स्कूल में मैंने 9th में, उस समय स्ट्रीम 9th से लेने होती थी। जी हाँ, विषय 9 से होता। हाँ, तो साइंस मैथ सब्जेक्ट ले लिया। वहाँ से 11th किया। फिर सवाई माधोपुर से BSc किया मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जी। BSc फाइनल के दौरान मेरी एक 3rd ग्रेड में नौकरी लग गई सरकारी स्कूल में। और इस दौरान दुर्भाग्य से बहुत अल्प आयु में ही मेरे फादर, जब उनकी उम्र केवल 51 वर्ष थी, अच्छा, तो उनका देहांत हो गया। अब गंगापुर में हम जब से 72 से गंगापुर आए जी, तब से किराए के मकानों में ही हम रहते रहे। किसी मकान में 5 साल, किसी में 10 साल, इस तरह से हमारा जीवन चलता रहा। बड़ी फैमिली थी, मेरी 6 बहनें हैं, हम 2 भाई। अच्छा। और माता पिता, केवल पिता उस समय अकेले कमाने वाले थे। वो क्या करते थे? कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर थे, श्री गोपाल लाल शर्मा उनका नाम है जी। उनके देहांत के बाद हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा हमारे जीवन में छा गया, क्योंकि उस समय पिता की सैलरी भी लगभग 2000 रुपये हुआ करती थी। आपको भी शायद ध्यान होगा उस समय वेतनमान बहुत कम थे सरकारी। जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ। हाँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। मैंने भी आपके बारे में पढ़ रखा है और आपको देखता हूँ। मेरे दोनों बच्चे जो यहाँ कार्यक्रम देख रहे हैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिन रात यही देखते रहते हैं। बड़े फैन है वो आपके। तो स्थिति ऐसी हो गई कि हमें लगा कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। अब चूंकि हम, ये किस वर्ष की बात है पिता के देहांत की? 1990 में। 1990 में जी, उनकी डेथ हो गई। चूंकि हमारे पास किसी भी व्यवसाय के लिए पैसा तो था ही नहीं। सरकारी कर्मचारी हैं कि भाई जो कमाने वाले थे हमारे परिवार, और वो भी 10 लोगों का परिवार, और वो भी 10 लोगों का परिवार, किराए के मकान में रहना। जी। उनके चले जाने के बाद उनकी एक
पेंशन का सहारा था। तो उस परिवार का कि भोजन पानी की व्यवस्था ही उसमें बहुत कठिन हो रही थी। तो आपके एक भाई और हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कंपैशनेट ग्राउंड पे जो नौकरी मिलती है, अनुकंपा नियुक्ति मिलती है सरकारी कर्मचारी के परिवार मेरे में? फादर के बाद में हालांकि उनको मिल गई थी नौकरी, जी। लेकिन सरकारी नौकरी में उस समय मेरी सैलरी 800-900 रुपये हाँ, थी इतनी हुआ करती थी शुरुआत में। तो उससे काम चल नहीं रहा था। और उसके बाद हमारे पास जिम्मेदारी इतनी थी कि हम 7 भाई बहन अनमैरिड थे। मेरे बड़े भाई, मैं, मेरी 5 छोटी बहनें। एक बड़ी बहन की शादी हमसे पहले हो गई थी और बाकी पिताजी सातों के समय में ही हो गई थी। तो उन लोगों का पालन पोषण करना, फिर शादी विवाह जैसी व्यवस्थाएं करना आज के युग में। अब चूँकि पिता का सपना भी हमें याद था कि वो ऐसा चाहते थे कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए, क्योंकि जो जीविकोपार्जन तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ समाज सेवा का भी कोई काम अगर हो जाए तो ऐसा कोई व्यवसाय करना है, ऐसा उनका मानना था। हमारे पास केवल हमारी शैक्षणिक योग्यता थी, जो हमारा अपना था, वो सबसे बड़ा धन आपके वही पास था। हमारे पास था। जी। तो हमने एक छोटा सा किराए का मकान लिया और उसमें हमने एक प्राइमरी स्कूल शुरू किया। और आपने अपनी नौकरी जारी रखी? नहीं, हाँ, नौकरी मेरी जारी रखी। जी। मेरी पत्नी भी MA BEd हैं, मेरी भाई साहब की वाइफ, मतलब हमारी भाभी जी भी MA BEd हैं। सारे टीचिंग मेरी वाला छोटी 2 वातावरण। बहनें भी क्वालिफाइड थी। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक स्कूल ही खोल लें। एक स्कूल खोल लें। उसमें पैसे की आवश्यकता है नहीं और पैसा हमारे पास था नहीं। तो हमने किराए का मकान लेकर एक स्कूल शुरू किया प्राइमरी। और 91-92 में? 2000 में। 2000? हाँ। अच्छा, मतलब एज लेट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब हाँ, 2000 में शुरू किया। उसमें क्लास 3rd तक हमने बच्चों का कॉलोनी में लोगों से संपर्क किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि हम बहुत मेहनत करेंगे। तो 60 बच्चे हमें पढ़ाने के लिए मिल गए। और उस किराए के मकान में हम 4-5 तो हमारे परिवार के ही लोग थे, क्योंकि उसके लिए हमें आवश्यकता थी नहीं। जी। क्योंकि संसाधन जुटाने के लिए फिर वही बात पैसे पर आकर रटकती है, कोई पैसा था ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमने की। कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा रही, और चूँकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था आगे सरवाइव करने के लिए, और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमें पैसा तो चाहिए ही था। जी। तो तब तक आपका विवाह हो चुका था? नहीं नहीं। मेरा तो 97 में हुआ विवाह। तो अच्छा। क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, बहनों की शादी पहले करनी थी। जी। तो उसके बाद में उन 60 बच्चों तो से ये तो आपकी सिल्वर जुबली है, 25 साल हो गए आपकी शादी? हाँ, अभी हुई है। जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद। हाँ, तो कुहू आपकी बिटिया का नाम है क्या? नहीं, एक्चुअल में ये एक देवी का नाम है। अच्छा। तो उन देवी के नाम पे ही रखा है। मेरे ब्रदर हैं यहाँ पर जयपुर में ही जी। वाई के शर्मा जी, वो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका बड़ा नाम है यहाँ। अच्छा। राजस्थान में। अब चूंकि बड़े भाई हैं मेरे, तो मैंने उनसे ही पूछा कि भाई साहब इस स्कूल का क्या नाम रखें, तो उन्होंने जैसा बताया वो मैंने रख लिया। तो 60 बच्चों के प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर आज कुहू इंटरनेशनल स्कूल, कितने बच्चे हैं उसमें? अभी 2500 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें। वाह। और गंगापुर सिटी में? गंगापुर सिटी में है। छोटा कस्बा है, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, छोटा कस्बा है। तो वो ये कारवां इस तरह से बढ़ता रहा। फिर हमने एक छोटा सा भूखंड लिया, मतलब प्लॉट लिया कि हमें अपना स्कूल, अपनी बिल्डिंग बनानी है। अब समय 2-2.5 लाख रुपए का लोन मिलता था, क्योंकि इतनी ही सैलरी थी, उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। वो बनाया, फिर उसमें धीरे धीरे चलता रहा। फिर उस स्कूल को अपग्रेड किया, और 2-3 साल में तो हमारे पास स्थिति ये हो गई कि हमें एडमिशन के लिए टेस्ट रखना पड़ा। इतनी भीड़ आने लगी क्योंकि जगह कम थी, और हमने, चूंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, जैसा मैंने बताया कि हमें मेहनत करनी ही करनी है। जी। और पूरा परिवार जुट गया? पूरा परिवार, पत्नी, भाई साहब, उनकी पत्नी, हाँ, बहनें, सब सबने मिलकर वो संघर्ष का जो दौर था उसमें हमने काम किया। और उसके बाद में अपग्रेड किया स्कूल को, सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर उसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम शुरू की। ऐसे चलता रहा। और हमको जो उस स्कूल से हमारे वेतन के रूप में जो पैसा मिलता था, उससे हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। अपना खुद का मकान बनाया, स्कूल की दूसरी बिल्डिंग बनाई। और इस स्कूल में हमने एक नया इनोवेशन ये किया कि सामान्यतः या तो कोई स्कूल ही होता है या कोई कोचिंग ही होता है। हमने स्कूल और कोचिंग दोनों को मिक्स कर दिया। तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो 6th क्लास से ही, उनको हम प्री फाउंडेशन का कोर्स भी कराते हैं उसी फीस में। अच्छा।
ताकि उन्हें आगे सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स देने में दिक्कत नहीं हो। दिक्कत नहीं हो। हमारे यहाँ आईआईटी नीट की फाउंडेशन क्लास भी हम चलाते मुझे हैं। पता चला आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईआईटी नीट क्लियर किया है। हाँ, काफ़ी किया है। और अभी पिछले दिनों ही अभी 24 जुलाई को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड आपको से मिला, मुझे पता चला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको मुझे सम्मानित भी किया दिया जी। वो केवल इसी के आधार पर दिया कि हमने स्कूल के क्षेत्र में बड़ा काम किया। बड़ा काम किया। तो आप इंटरनेशनल स्कूल लिखते हैं तो क्या आईबी बोर्ड्स है उसमें? नहीं, आरबीएसई बोर्ड है सर यहाँ तो फिर इंटरनेशनल का अर्थ यहाँ उसका उस मायने में कोई नहीं है, लेकिन है राजस्थान बोर्ड जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ये तो कमाल काम कर रहे हैं। मैं सुना आप समाज सेवा में बड़ी रुचि रखते हैं। कोरोना काल में आपने लोगों की मदद की और एक हेल्प कॉर्नर भी कुछ खोल रखा है आपने। वो क्या है? वो 2016 में मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि नेकी की दीवार, शायद आप जब मैंने पढ़ा, बिल्कुल जाना है उस पर। उससे कुछ प्रेरणा मिली तो मैंने मेरे दोस्तों को कहा अगले दिन, क्योंकि मेरी आदत ही है कि मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसमें देर करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि कल ही ये काम होना चाहिए। मेरे दोस्तों को मैंने बुलाया, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा एक आइडिया है, इससे समाज सेवा भी होगी और लोग इसमें जुड़ेंगे भी। तो हमने वहाँ शुरू किया। सरकार से परमिशन लेके हमने एक टेम्परेरी शेड बनाया। जिसके पास भी जो सामान है वो दो और वो गरीबों में वितरित कर दिया। जो जिसको जरूरत है वो ले जाए और जिसके पास है वो दे जाए, अधिक है, और जो उसके काम नहीं आ रहा है वो उसको किताबें, कपड़े, दवाइयाँ, सारी सब कुछ हमने दिया। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोगों की हेल्प हुई और उससे हमें बहुत खुशी मिली। बहुत अच्छा। अब क्या सपना है आपका हेमंत जी? मेरा सपना ये है सर कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे का केवल एकेडमिक पार्ट में ही उसका डेवलपमेंट नहीं हो, मतलब एक समग्र विकास होना, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आपका स्कूल प्रोवाइड करता है। कोशिश करते हैं, यद्यपि स्कूल के बस की बात नहीं है ये काम करना। जब तक बच्चा आपके पास 24 आवर्स नहीं रहेगा तब तक संभव नहीं। आप ये संभव हम चाहे हम बोर्डिंग स्कूल करने का नहीं सोचा कि वहीं मैं वही सोच रहा हूँ कि एक रेजिडेंशियल, तब तो वही एक रेजिडेंशियल स्कूल हो। हाँ, वही उसका तरीका तो एक ही है। बिल्कुल वही तरीका तो है। आप सुबह 5 बजे उठा के योगा कराने से लेके और रात को उनको प्रार्थना करा के सुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही एक ड्रीम है, मतलब, और हम सोचते हैं इसको ईश्वर जरूर पूरा करेगा। निश्चित तौर पे जब आप एक 60 बच्चों की प्राइमरी स्कूल से एक इंटरनेशनल 2500 बच्चों की इंटरनेशनल स्कूल तक पहुंच सकते हैं तो ये भी बड़ी बात नहीं, आप कर ही दिखाएंगे बच्चों को। अच्छा, हमारा केवल ये नहीं है कि हम अपने स्कूल तक ही अपने आप को सीमित समझते हो। हम ये चाहते हैं हमेशा से कि जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए भी कुछ ऐसा काम करें। जी, मुझे पता चला कि जिनके 90% आते हैं उन्हें आपको हम फ्री पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। और वो चाहे आपकी स्कूल में 10वीं के आधार पर हम उसको लेते हैं। 90% जो बोर्ड में बच्चा लाता है, और मेरे ख्याल से 100 से अधिक बच्चे 100 से अधिक बच्चों का 90% से ऊपर है। हाँ, वाह। वो चारों तरफ से आते हैं वो जी। और आप उन्हें बिल्कुल कोई फीस नहीं लेते? कोई फीस नहीं उनको, बल्कि आईआईटी और नीट की फाउंडेशन भी कराते हैं उनको, वो भी निःशुल्क। मतलब ही नहीं है, पैसा तो हम मांगते ही नहीं। और जो गरीब बच्चे उनको रियायत भी करते हैं आप फीस में? आर्थिक जो उनकी स्थिति है, अब ये तो उनके बताने पे ही पता चलता है। अगर हमसे कोई कहता है कि भाई मेरी ये परिस्थिति है और मैं इतनी, यद्यपि हमारी फीस इतनी कम है, आप ताज्जुब करेंगे कि जयपुर के किसी स्कूल की जो 1 महीने की फीस है उससे कम हमारी पूरे साल भर की फीस होती है। मतलब यहाँ लाखों में, हम हजारों रुपए में फीस लेते हैं। अगर शेयर करना चाहें कितनी फीस लेते हैं हम साल भर की? प्राइमरी के बच्चों से तो 10,000 रुपये साल भर की फीस लेते हैं। अच्छा, बस। और सेकेंडरी स्कूल में 20 से 25,000 रुपये की फीस है, लगभग 2,000 रुपये महीना। 2,000 रुपये, जो बहुत कम फीस है। बहुत कम फीस है। फाउंडेशन में हम, मतलब हमारे यहाँ फाउंडेशन वाला बच्चा भी 35-40 हज़ार रुपये में आईआईटी नीट की फाउंडेशन करके जाता है। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे पास 12वीं के साथ अभी रिसेंटली एक बच्ची, कुमकुम वर्मा नाम की बच्ची ने 12th के साथ में ही नीट क्वालिफाई किया और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ही वो अभी ट्रेनिंग कर रही है। वाह। वो 12th के साथ ही, हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची भी थी और नर्सरी से हमारे यहाँ पढ़ी। उसने 12th में भी उसकी 98 पॉइंट समथिंग थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची थी। 98% मुझे सुन के भी कई बार, मतलब सर आजकल स्थिति तो 100% पर पहुंच रही है। अभी तो स्थिति हमारे जमाने में तो अभी, पहले तो 60% मतलब बहुत काबिल बच्चा है। वो फर्स्ट डिवीजन की एक छोटी सी लाइन आती थी, अलग आती थी, अखबारों में रिजल्ट देखे जाते थे। और जब प्रथम
जिन्होंने स्थान मतलब जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन आना ही बड़ा बहुत बड़ी बात होती थी। और भगवान की दया से मैं 10th 11 दोनों फर्स्ट डिवीजन आया, तो उस लिस्ट में नाम था, तो बड़ा अच्छा लगता था। मिठाई बांटी होगी आपके जी, लिस्ट परिवार बहुत वालों कम ने। होती थी, तो बड़ी चीज़ थी। तो अब तो 98% आने लगे। आप जैसे शिक्षक और संस्थान उसमें मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, सिर्फ 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। किसी बात का जीवन में कोई रिग्रेट या खेद? नहीं, कोई अफसोस नहीं है किसी कोई तरह अफसोस का। नहीं जी। और मैं तो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लोग, मैं उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए हर आदमी भूमिका निभा सकता है। उसके लिए शिक्षक होना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। और हमारी पहली गुरु तो हमारी माँ ही होती है। जी। और मैनेजमेंट तो मैंने मेरी माँ से ही सीखा है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जी। मैं बताना बीच में भूल गया। क्योंकि जिन परिस्थितियों में मेरी माँ ने मेरे परिवार को चलाया, आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, कितनी पति के कठिन जाने के बाद और बड़ा परिवार चलाना और बच्चियों की शादी करना। जी, मैं समझ मतलब हमें केवल हम परिवार को चलाने के लिए आर्थिक सोर्स ढूंढने में ही रहे कि भाई पैसा कहाँ से लेकिन वो सामाजिक लेकिन संबल बाकी बनके सारी चीज़ें तो हमारी माँ ने ही संपन्न कराई। और आज भी हम उनके दिशा निर्देश पर ही चलते हैं। वो दुनिया में माँ से बढ़कर तो कुछ कोई होता है भी नहीं, नहीं। तो उससे बढ़ के कुछ होता ही जैसे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि माँ पहला गुरु होती है, ऐसे ही समाज में हर व्यक्ति एक शिक्षक का काम कर सकता है। क्योंकि हर आदमी के पास एक अद्वितीय प्रतिभा के साथ ईश्वर ने हमें भेजा है। और एक कहावत है ना कि भाई अगर हम किसी मछली से पेड़ पर चढ़ने की योग्यता तलाश करेंगे तो वो बेवकूफ़ नजर आएगी। तो हर आदमी में फिर भी एक अलग तरह की प्रतिभा है, और वो समाज में उसका उपयोग कर सकता है किसी को दिशा देने के लिए। तो मैं चाहूँगा सभी समग्र विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। आखिरी सवाल, अपनी सफलता का श्रेय किससे देना चाहेंगे? माँ को तो आपने बताया ही है। मेरे माता पिता को ही है, क्योंकि अगर उनका ये सपना नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, और मैं आपके पास भी नहीं बैठा होता, जाहिर सी बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हेमंत कुमार शर्मा जी से बात करके हमें, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया एक कम उम्र में पिता का चला जाना और उसके बाद भी अपने सपनों को जिंदा रखना, एक बड़े परिवार में होना जहाँ आर्थिक साधन इतने नहीं हो, लेकिन 60 बच्चों की प्राइमरी स्कूल शुरू करना और वहाँ से 2500 बच्चों के इंटरनेशनल स्कूल तक पहुँच जाना, और उसमें भी निःशुल्क पढ़ाना उन बच्चों को जो मेधावी हैं और उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ये छोटा काम नहीं है। वो समाज सेवा और शिक्षा दोनों साथ साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं हेमंत कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कुहू इंटरनेशनल स्कूल से वो हमारे बीच में आते हैं। ऐसी कई शख्सियतों से हम मिलते रहेंगे इस सीजन में, कहानी जज्बे की सीजन 2 में, मेरे यानी शैलेश लोढ़ा के साथ। बस बने रहिए।